तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन को समझ लिया है पिछली वीडियो में। दोस्तों एक बार आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, रेखा चित्र भी बनाया है, देख लीजिए। दोस्तों इनके दोनों नियम भी हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गोले दर्पणों के बारे में। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम दोस्तों इनके कुछ शब्दों को हम परिभाषित करेंगे। जैसे गोले दर्पण क्या होता है दोस्तों? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है। दोस्तों ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है दोस्तों? गोल होता है दोस्तों। जैसे हम देख सकते हैं आप, देखिए दोस्तों इसका परावर्तक पृष्ठ कैसे है दोस्तों? गोल है दोस्तों। तो ऐसे गोलीय परावर्तक पृष्ठ वाले दर्पण को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? गोलीय दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल। परावर्तक पृष्ठ का दोस्तों मतलब जिसमें प्रकाश की किरण का परावर्तक या परावर्तन। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है हमारे पास उत्तल दर्पण। तो दोस्तों हम इनको परिभाषित करते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो या केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। देखो दोस्तों यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाया है। इसमें देखो दोस्तों यहाँ के जो प्रकाश किरण आ रही है इसके अंदर वाले भाग से परावर्तित हो रही है। अर्थात दोस्तों इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है दोस्तों? परावर्तक पृष्ठ इसका अंदर की ओर है। अर्थात ये दोस्तों कौन सा दर्पण है दोस्तों? अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ जो क्या है दोस्तों? अंदर है, इसलिए इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण है दोस्तों। इसी प्रकार हम उसके कुछ शब्दावली को हम परिभाषित करेंगे। जैसे हमारे पास आ गया है दोस्तों, हम चित्र में देख पा रहे होंगे। जैसे P है, M है, N है, F है, C है। दोस्तों इनको समझने के लिए हमें पहले इनको जानना सही चाहिए। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम इनको परिभाषित करेंगे। जैसे हम यहाँ पे P को करेंगे। P क्या होता है दोस्तों? P यानी कि पोल को डिनोट करता है दोस्तों। P का मतलब होता है हिंदी में ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव या पोल कहते हैं। तो दोस्तों ये जो दर्पण है ये इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये दोस्तों पूरे यहाँ परावर्तक पृष्ठ है। इसका जो केंद्र है दोस्तों इसको कहते हैं हम P यानी कि ध्रुव। अर्थात परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहेंगे हम? ध्रुव कहेंगे। अब देखो दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों वक्रता केंद्र C, इसको हम किससे दर्शाते हैं? C से दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण का वह परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का वह भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। अर्थात दोस्तों जिस गोले से हमने वो परावर्तक पृष्ठ लिया है उस गोले का जो केंद्र है दोस्तों उसको कहेंगे वक्रता केंद्र। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए दोस्तों ये गोला मैंने हाथ से ड्रॉ किया है इसलिए थोड़ा सही नहीं बना है, आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। ये गोला है दोस्तों, इस गोले से हमने कोई परावर्तक पृष्ठ लिया है। तो दोस्तों जो इस गोले का केंद्र है वही कहलाएगा वक्रता केंद्र। माना हमने ये भाग यहाँ से लिया है तो जो परावर्तक पृष्ठ है इस गोले से लिया है, जो इस गोले का जो केंद्र है दोस्तों उसे कहेंगे वक्रता केंद्र। दोस्तों इसका वक्रता केंद्र क्या हो गया? इस गोले का केंद्र ही इस परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे आप। आगे देखिए दोस्तों वक्रता त्रिज्या, इसको हम किससे दर्शाते हैं? R। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी लंबाई C से P तक की होती है। अब दोस्तों देखो आगे, देखो दोस्तों वक्रता त्रिज्या जो इस गोले की त्रिज्या है दोस्तों, ये जो गोला है दोस्तों, ये जो इस गोले की जो त्रिज्या है ये यहाँ से यहाँ तक की जो केंद्र से पृष्ठ तक की जो ये दूरी होती है इसको कहते हैं हम त्रिज्या। जो इस गोले की त्रिज्या है दोस्तों वही इस परावर्तक पृष्ठ की क्या है? वक्रता त्रिज्या है दोस्तों। तो इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात इस जो गोला है दोस्तों इस गोले की जो वक्रता त्रिज्या है उसे हम इस गोले की जो त्रिज्या है उसे हम इस परावर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। आगे देखिए दोस्तों मुख्य अक्ष। देखो दोस्तों मुख्य अक्ष परावर्तक पृष्ठ के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो सीधी होती है मुख्य अक्ष कहलाती है। देखो दोस्तों हम इसे समझ सकते हैं अभी। देखो दोस्तों ये हमारे पास C वक्रता केंद्र है और हमारे पास P पोल यानी कि ध्रुव है दोस्तों।
दोस्तों इसमें देखो जो दोस्तों एक हम अपने दिमाग से काल्पनिक रेखा खींचते हैं जो सी तथा पी से होकर गुजरती है। तो इसी रेखा को दोस्तों कहते हैं मुख्य अक्ष। तो दोस्तों ऐसी काल्पनिक रेखा जो सी तथा पी से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष कहते हैं। दोस्तों आगे आप समझ गए होंगे दोस्तों, आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं दोस्तों हम फोकस बिंदु की। फोकस बिंदु दोस्तों दर्पण दो प्रकार के दर्पणों में दोनों प्रकार अलग अलग होता है। दोस्तों अवतल दर्पण की बात करें हम तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, जिसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों देखो दोस्तों यहाँ पे समझते हैं इसको। देखो दोस्तों ये हमारा मुख्य अक्ष है। दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मानो दोस्तों इसके समांतर में कोई किरण आती है, यहाँ से टकराने के बाद दोस्तों या परावर्तन के दोस्तों मुख्य अक्ष के किसी एक भाग से या एक बिंदु से टकराती है। दोस्तों कहीं से भी आए, चाहे इधर से आ जाए, दोस्तों हम अच्छी तरह से द्वारा समझ सकते हैं। दोस्तों इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों इस प्रकार दोस्तों यहाँ से किरण आ रही है और मुख्य बिंदु से या मुख्य अक्ष से होकर जा रही है, मुख्य अक्ष पर प्रच्छेद कर रही है। देखो दोस्तों जो एक प्रच्छेद जो बिंदु ऐसे कहेंगे हम फोकस बिंदु। किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, एक दोस्तों ये समांतर है, इसके समांतर उसे कहते हैं दोस्तों जो एक दूरी में समान अंतर हो, इनकी जो दूरी में समान अंतर हो या दो एक दूसरे के से जो कभी भी ना मिलती हो। तो दोस्तों ये समांतर आने वाली किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और मुख्य अक्ष के एक बिंदु से प्रच्छेद होकर गुजर जाती है। तो जो दोस्तों जो इस काल्पनिक रेखा यानी कि मुख्य अक्ष से होकर जिस बिंदु से जहाँ पे वो प्रच्छेद करती है उस बिंदु को कहते हैं हम दोस्तों फोकस। आप दोस्तों समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं। अब बात आती है दोस्तों अवतल और उत्तल दर्पण की। अब अवतल दर्पण में दोस्तों तो ये होता है अवतल दर्पण के फोकस बिंदु आगे ही होता है, सम्मुख होता है। और अब बात करते हैं दोस्तों हम उत्तल दर्पण की फोकस। देखो दोस्तों यहाँ हमारे पास उत्तल दर्पण है, ये उसका पीछे वाला भाग है जिसको हम रेखा द्वारा दर्शाते हैं, इस प्रकार दर्शाते हैं। देखो दोस्तों अगर इसमें कोई इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है तो दोस्तों ये मुख्य अक्ष से नहीं होकर गुजरती, बल्कि यहाँ से क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार बाहर चली जाती है। तो दोस्तों इसका कोई कहीं पे भी प्रच्छेद नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसका क्या करते हैं, काल्पनिक फोकस बिंदु बनाते हैं। ये इससे प्रतीत होता है कि फोकस बिंदु पीछे बन रहा है। तो दोस्तों हम इसको डॉट डॉट से दर्शाते हैं मुख्य अक्ष पर, इसको हम डॉट डॉट से दर्शाते हैं। तो दोस्तों देखो आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों जहाँ पे ये डॉट या काल्पनिक हमारी जो काल्पनिक रेखा है, जो काल्पनिक किरण है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे मिल रही है मुख्य अक्ष की, जहाँ पे मिल रही है उसे हम फोकस बिंदु कहेंगे। दोस्तों ये उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, किसका फोकस बिंदु दोस्तों, उत्तल दर्पण का। और ये हमारे पास अवतल दर्पण का फोकस बिंदु है दोस्तों। आप समझ गए होंगे दोस्तों आप। इसे हम किससे दिखाते हैं दोस्तों, एफ से दर्शाते हैं। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों, एक बार हम उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु को परिभाषित कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसे फोकस बिंदु कहते हैं। ये दोस्तों मिलती नहीं है, बल्कि इसको ये मिलती हुई प्रतीत होती है दोस्तों। इसको हम जबरदस्ती मिलाते हैं या फिर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है दोस्तों, हमें लगता है कि ये पीछे मिल रही है दोस्तों। ये हालांकि मिलती नहीं है, इसलिए इसका फोकस बिंदु होती है हमारा आभासी फोकस बिंदु भी कह सकते हैं इसको। देखो दोस्तों आगे हम और बिंदु पर ध्यान देते हैं। देखो दोस्तों अगला हमारे पास आता है द्वारक। दोस्तों द्वारक किसे कहते हैं, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, जिसे हम एमएन से दिखाते हैं। देखो दोस्तों हम थोड़ी सी समझ सकते हैं। दोस्तों ये कोई दर्पण है माना, तो दोस्तों जो ये कोई दर्पण है परावर्तक, इसका ये कोई अवतल दर्पण है। तो
दोस्तों जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, इसको हम करेंगे द्वारक। इसको क्या कहेंगे हम? द्वारक। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कोई पृष्ठ है, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या दर्शाते हैं? एम और एन से दर्शाते हैं। इसका ये व्यास है दोस्तों, यहाँ तक का व्यास है, इसे हम कहेंगे द्वारक, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए होंगे दोस्तों, इसको हम कहेंगे द्वारक। समझ गए दोस्तों, ये यहाँ तक की जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से इसका पूरा व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। आप दोस्तों समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम फोकस दूरी की। फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। अब देखो दोस्तों, फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव और फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब देखो दोस्तों, ध्रुव और फोकस बिंदु तक की दूरी हम इससे थोड़ी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, फोकस दूरी जो दोस्तों ये पी है, पी, इसको दोस्तों ध्रुव से जो एफ फोकस बिंदु है दोस्तों, फोकस बिंदु तक की जो दूरी है दोस्तों, इसको हम कहेंगे फोकस बिंदु तक की जो दूरी है, इसको हम कहेंगे फोकस दूरी, या इसको हम कहेंगे फोकस दूरी, ठीक है दोस्तों। इसको हम कहेंगे फोकस दूरी, मतलब फोकस बिंदु तथा पी यानी कि ध्रुव तक की बीच की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? फोकस दूरी कहलाती है। यहीं पे दोस्तों इसको भी समझ लीजिए, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब देखो दोस्तों, वक्रता केंद्र तथा पी तक की बीच की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? वक्रता त्रिज्या कहलाती है दोस्तों। वक्रता त्रिज्या कहलाती है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दे दो, एक बार देख लो दोस्तों। अगर कोई आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ है इसमें दोस्तों, देखो आप जो भी दूरियां नापी जाती दोस्तों, किससे नापी जाएगी? पी से, यानी कि ध्रुव से नापी जाएगी। तो दोस्तों हम सभी दूरी कहाँ से नापेंगे दोस्तों? पी से नापेंगे, यानी कि दोस्तों ध्रुव से सारी दूरियां कहाँ से करेंगे? पी से करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? देखो दोस्तों, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब। अब देखो दोस्तों, अगर हम कोई वस्तु अगर अनंत पर है दोस्तों, तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी, तथा प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा दोस्तों? अत्यधिक छोटा होगा तथा वास्तविक और उल्टा होगा। अगर हम दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? एक अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। देखो हम इसको चित्र से भी समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई वस्तु दोस्तों अनंत पर रखी है दोस्तों, माने कोई यहाँ पे कोई वस्तु रखी है दोस्तों, तो इसको जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों कहाँ पर बनेगा? यहाँ से सीधे फोकस बिंदु पर बनेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर फोकस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसे होगा दोस्तों? उल्टा होगा और वास्तविक होगा। बट लेकिन प्रतिबिंब का साइज कितना होगा दोस्तों? बिंदु साइज होगा। आप समझ गए दोस्तों। पहली स्थिति हम अनंत पर रखते हैं, और दोस्तों अगर हम अनंत और सी के बीच में रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों, आगे आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। और देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम दोस्तों अनंत पर रखते हैं तो फोकस में अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है, और अत्यधिक छोटा होता है और बिंदु साइज का होता है। और प्रतिबिंब कैसे होता है दोस्तों? वास्तविक एवं उल्टा होता है दोस्तों। अगर हम दोस्तों सी से परे रखें, सी से परे का मतलब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इस सी से परे मतलब इस सी के और अनंत के बीच, अनंत और इस सी के बीच अगर हम किसी वस्तु को रखें तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ पे बनेगा? एफ और सी के बीच बनेगा। आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम सी से परे कोई वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों? एफ और सी के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों? छोटा होगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की, तो इसमें हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। लेकिन इसकी जो अंतिम स्थिति है, जब हम किसी वस्तु को पी और एफ के बीच में रखते हैं दोस्तों, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। बट लेकिन ये 5 जो स्थितियाँ होती है इसकी, इस पर उसका एकदम वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखो दोस्तों, अगर हम सी के परे रखते हैं दोस्तों, तो आपने देख लिया सी के परे रखते हैं तो यहाँ तथा सी के बीच बनता है, तथा प्रतिबिंब का साइज क्या होता है दोस्तों? छोटा होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है दोस्तों? वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगर हम दोस्तों सी पर ही रखें, माना दोस्तों अगर हम इस सी पर ही कोई वस्तु रखें, तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब जो बनता है सी पर ही बनता है दोस्तों।
अगर हम किसी वस्तु को अगर हम सी पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सी पर ही बनता है, और प्रतिबिंब इस बिंब के या वस्तु के ही बराबर होता है। समझ गए दोस्तों आप? अगर हम कोई वस्तु सी पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, और उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, और इसकी जो साइज होता है दोस्तों इसके बराबर होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर हम दोस्तों सी पर रखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनता है? सी पर बनता है, और जो साइज होगा समान साइज होगा, और प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सी तथा एफ के बीच से रखते हैं दोस्तों, जैसे हम नज़दीक लाते हैं तो ये प्रतिबिंब दूर 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 से बनता जाता है। दोस्तों देखो, सी और एफ के बीच में लाने पर सी से परे, और प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों? बड़ा होगा। दोस्तों अब देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से इधर बनेगा, सी से इस साइड बनेगा। और दोस्तों प्रतिबिंब कैसे होगा? बिंब होगा, ये वस्तु होगी, वस्तु से कैसे होगी? थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी दोस्तों। समझ गए दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही काफ़ी अच्छे नोट्स है, और शॉर्ट नोट्स है। आप परीक्षा की दृष्टि से आप बोर्ड की तैयारी से अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम दोस्तों जो एफ पर रखते हैं तो इसका जो देखो दोस्तों उल्टा हो जाता है। अगर हम कोई वस्तु एफ पर रखते हैं, यानी कि फोकस बिंदु पर रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों कहाँ पे बनता है दोस्तों? अनंत पर बनता है। और ये फोकस पर हमने जो वस्तु रखी उससे जो प्रतिबिंब का साइज होगा कितना होगा दोस्तों? अत्यधिक विवर्धित, मतलब होता अत्यधिक बड़ा होगा दोस्तों, और वास्तविक एवं उल्टा होगा। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर हम प्रतिबिंब को ये पी और एफ के बीच रखते हैं तो इसका जो साइज बनता है वो कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। समझ गए आप दोस्तों? सॉरी, अगर एफ पर रखते हैं तो इसका जो एफ पर रखते हैं तो इसका जो साइज है, सॉरी, इसका साइज तो इससे बड़ा हो गई, बट लेकिन जिसका प्रतिबिंब बनेगा वो दोस्तों अनंत पर बनेगा। आगे देखिए दोस्तों, हम सी और एफ के बीच रखते हैं तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, और कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, और बहुत बड़ा बनता है। इससे कितना बड़ा बनता है? काफ़ी बड़ा बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, जिसका हम क्या करते हैं दोस्तों? सिर्फ कल्पना करते हैं कि वहाँ पे बना होगा। देखो दोस्तों, हम थोड़ा इसको अब यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे देख लेंगे हम। अगर दोस्तों हम एफ और सी के बीच में कोई रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों? पीछे बनता है, यहाँ पे पीछे बनता है। देखिए दोस्तों, आप समझ सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, मैंने प्रत्येक स्थिति में चित्र तो बना रखे दोस्तों, बट यहाँ पे समझाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और बाद में अन्य डिस्क्रिप्शन आप उस पर कमेंट मारिए, मैं आपको भेज दूँगा। अगर आपको नोट्स भी चाहिए दोस्तों तो मैं आपको नोट्स भी दे सकता हूँ दोस्तों, कमेंट में लिख देना आप ऐसे। देखिए दोस्तों, तो अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो हमारे अवतल दर्पण की बात थी, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। देखिए दोस्तों, आगे दोस्तों हम उत्तल दर्पण की सिर्फ दो स्थितियों पर बात करेंगे, एक अनंत पर बात करेंगे तथा और एक अनंत और पी के बीच की बात करेंगे, क्योंकि इसका जो यहाँ फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु था वक्रता कैसी होती है दोस्तों? दूसरी साइड होती है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है एक कैसे बनता है दोस्तों? आभासी बनता है दोस्तों, एवं सीधा बनता है। अब देखो दोस्तों, अगर हम कोई वस्तु अनंत पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है एफ पर बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे साइड बनता है दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर कोई हमारे पास अवतल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष है दोस्तों, यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ पर गई, जो इसका फोकस बिंदु है दोस्तों हम एक डॉट से दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रियली में तो नहीं बनता दोस्तों, कोई किरण है। तो दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा दोस्तों, ये दर्पण है इसके पीछे बनेगा। और कैसे बनेगा दोस्तों? आभासी बनेगा, और वस्तु से कितना होगा? छोटा होगा दोस्तों। क्या होगा? अत्यधिक छोटा होगा। देखो दोस्तों, आप समझ गए होंगे यहाँ पे, आई होप। दूसरी स्थिति देखो दोस्तों, अनंत और पी के बीच की है दोस्तों, क्योंकि और स्थिति तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि वो दूसरी तरफ है, इसलिए और देखो दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम हमेशा प्रकाश को अपने बाएं साइड से ही दिखाएंगे। यहाँ पे प्रकाश को हम किस साइड से दिखाएंगे? हमेशा बाएं साइड से ही दिखाएंगे दोस्तों। और जो हम दूरियां नापेंगे हम यहाँ से पी से नापेंगे
तो दोस्तों इसमें सिर्फ एक पी होता है यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या और वक्रता सारी इसके इस साइड होती है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र इस साइड होता है, इसलिए यहाँ पे वस्तु तो रखी नहीं जा सकती। वस्तु हम कहाँ पे रखेंगे दोस्तों, इस साइड रखेंगे। तो इस साइड हमारे पास अनंत है और पी के बीच की स्थिति, इसलिए हम इनको दो स्थितियों पर हमने इसकी विचार करेंगे। अगर हम दोस्तों एफ पी और एफ के बीच रखते हैं, सॉरी अनंत और एफ के बीच रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, पी और एफ के बीच बनता है दोस्तों। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है दोस्तों, पी और जो यहाँ पे पी और एफ है दोस्तों, इसके बीच बनता है दोस्तों। मतलब दोस्तों आभासी बनता है और यहाँ पे और थोड़ा सा हल्का सा बड़ा बन जाता है दोस्तों। इससे देख लो दोस्तों, छोटा बनता है और कैसे बनता है, आभासी बनता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमारी दोनों स्थिति खत्म हो, अवतल दर्पण की दोनों स्थितियाँ खत्म हो जाती है। आगे हम देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके उपयोग की, तो उपयोग इसके काफ़ी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों हम कुछ अपने जरूरी उपयोगों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं दोस्तों, वह उनके पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में। पश्च दृश्य दर्पणों का मतलब होता है दोस्तों जो दर्पण पीछे का दृश्य दिखाने में मदद करता है। गाड़ी का अपने वाहनों के साइड देखे होंगे, दोनों शीशे देखे होंगे दोस्तों, वो कैसे शीशे होते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण होते हैं। दो दर्पण होते हैं दोस्तों साइड, वो कैसे दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों हम अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण देखो दोस्तों यहाँ पे टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीप इत्यादि में प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसके उपयोग तो बहुत है दोस्तों, हमने कुछ ही उपयोग लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गोले दर्पणों द्वारा गोले दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अब देखो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब आगे इसके न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये समझना हमारे लिए है। यहाँ पे देखो दोस्तों जो हमारे पास दूरियाँ हैं, कैसे हम इसको दूरियां नापते हैं दोस्तों। अगर हम बिंब की ऊंचाई नाप रहे हैं दोस्तों, तो ये किस में होगी दोस्तों, प्लस में होगी दोस्तों। अगर हम पी से अगर हम एक अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं या वस्तु की बात कर रहे हैं, तो वस्तु की जो इस दूरी होती है दोस्तों, इस साइड होती है, इस साइड की दूरी हमारे बाएं साइड की दूरी हमारी माइनस में होती है दोस्तों। तो हमारी जो वस्तु की दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस में हो जाएगी दोस्तों। ऐसे दोस्तों अगर हम बिंब के साइज़ की बात करें, प्रतिबिंब की साइज़ की बात करें या उसकी ऊंचाई की बात करें, तो ये दोस्तों माइनस में होगी। क्योंकि ये नीचे की तरफ है दोस्तों। आप थोड़ा इसको समझने से पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ऊपर की दूरियों को हम प्लस में दर्शाते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं वाई पॉजिटिव या वाई नेगेटिव। इसको दोस्तों हम एक्स अक्ष कहते हैं, इसको प्लस एक्स कहते हैं, इसको माइनस एक्स अक्ष कहते हैं दोस्तों। इसमें जो ऊपर की दूरियां होती है दोस्तों वो प्लस में होती है। इधर की दूरियां, दाएं साइड की दूरियां, दाहिने हाथ की दूरियां हमारे पास प्लस की होती है। इस साइड की दूरियां हमारे पास माइनस की होती है। नीचे की दूरियां हमारे पास माइनस की होती है। देखो दोस्तों आप इसको समझ लीजिए, ऊपर की दूरी प्लस में नापेंगे, इधर दाएं तरफ की दूरी प्लस में होगी, बाएं तरफ की दूरी माइनस में होगी, नीचे की तरफ की दूरी माइनस में होगी दोस्तों। अगर आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों, तो आप इसके चिन्ह परिपाटी को भी आसानी से समझ लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों यह आपके परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप 2024 की स्टूडेंट हो, अगर आपको 2024 में आपकी परीक्षा 2024 में होनी है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बोल सकते हैं हम इसको। देखो दोस्तों इस साइड पर ये क्या दर्शाता है दोस्तों, प्रकाश को दर्शाता है। देखो लाइट को दर्शाता है दोस्तों। ये क्या दोस्तों, लाइट है दोस्तों। ये जो दूरियां हैं दोस्तों, इसको आपको समझना है। इस साइड की दूरियां इस साइड की दूरियां हम सारी किस में नापेंगे दोस्तों, पॉजिटिव में नापेंगे, यानी कि प्लस में देखेंगे दोस्तों। ऊपर की दूरी हम सारे दोस्तों किस में देखेंगे, प्लस में देखेंगे दोस्तों। नीचे की दूरी हम किस में देखेंगे दोस्तों, माइनस में देखेंगे दोस्तों। आप समझ गए होंगे दोस्तों, यानी कि हम बिंब की दूरी किस में नापते हैं, माइनस में नापते हैं। प्रतिबिंब की दूरी किस में नापते हैं, माइनस में नापते हैं। ये अवतल की स्थिति में। और उत्तल की स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे हमारे पास वस्तु की दूरी तो इधर ही होगी, वस्तु की दूरी तो माइनस में होगी, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी कैसे हो जाएगी, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है दोस्तों, आभासी एवं सीधा बनता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो हम सबसे मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों हमारे पास दो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आ जाते हैं दोस्तों। एक दर्पण सूत्र हो जाता है दोस्तों, एक होता है आवर्धन सूत्र। तो दर्पण सूत्र आप दोस्तों मुंह जुबानी रट लीजिए दोस्तों, सरल है दोस्तों। 1/f = 1/u + 1/v दोस्तों। ये आपका काम आ जाएगा, यही आपका काम आने वाला दोस्तों। आगे दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, इनकी सहायता से हम उनको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हम देखो दोस्तों, आवर्धन का मतलब होता है
वह कितना वस्तु प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है या छोटा है। उसको कैसे कैसे निकालते दोस्तों, हम उसको हम किससे दर्शाते दोस्तों, आवर्धन, यानी कि वस्तु कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। दोस्तों हम देख सकते हैं वस्तु की प्रतिबिंब की हाइट यानी कि इसको एच डैश से दर्शाते हैं, और बिंब की हाइट यानी कि वस्तु की हाइट को हम किससे दर्शाते हैं, सिंपल एच से दर्शाते हैं। इसके दोस्तों इससे हम संबंध बनाते हैं दूरी से, तो ये क्या हो जाता है, -v/u हो जाता है। दोस्तों आप इन दोनों सूत्रों को अच्छी तरह से देख लीजिए। दोस्तों इन दोनों सूत्रों से ही आप आगे के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे हम अगले पार्ट में आते हैं। दोस्तों अगले पार्ट में हम आपको सवाल करवाएंगे, कैसे कैसे दर्पण से संबंधित सवाल को हम करेंगे। उसके बाद हम तीसरे पार्ट में लेंसों के भी कुछ प्रकार जानेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों मेरे पहली वीडियो है, आप समझ सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए। दोस्तों अभी तक, हाँ दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। दोस्तों धन्यवाद आपको हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।